नमस्ते जी हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। रेलवे प्रैक्टिस बैच में आज हम सभी सेट नंबर 13 पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम सारी चीजें डील कर पा रहे हैं और अभी जैसे 15 सेट हो जाएंगे उसके बाद अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के कुछ सेट आएंगे। ठीक, जितना पॉसिबल होगा उतनी जल्दी हम इसके डेली दो दो सेट दे करके आपकी ये कंप्लीट जितने मैंने बोला 25 सेट वो कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अब उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला फिर भी मैं अपने इधर से पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि मैं आपको कंप्लीट चीजें 10 तक का दे दूं, मतलब 10 अक्टूबर तक मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूं। देखते हैं उसमें से कितना हो पाता है और कितना नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको 5 से 6 ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सेट दूंगा जहां से आपके यानी ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगी, आपको नए क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे। अभी तो हम रेलवे के ही पढ़ पा रहे हैं, रेलवे के सारे अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो बहुत शानदार तरीके से हर एक चीज हो जाएगी। बस जितना पढ़ाया आप अगर इतना भी कर लोगे ना तब भी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ साथी। अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है निचोड़ सीरीज, आप वहां से तुरंत की तुरंत रिवीजन कर सकते हो। फिर भी आपने बहुत सब कुछ पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं से मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तसल्ली रखो, बस आराम से बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। ज्यादा परेशान, ज्यादा प्रेशर आपको ऐसा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी फिर लास्ट टाइम परफॉर्मेंस आपकी बेकार आएगी। समझ रहे हो बात तो मेरी? अच्छे से बस रिवीजन करो, अच्छे से जितना टाइम बचा हुआ है ना, जितना पढ़ रखा है वही रिवाइज करो। बाकी मैं जैसे कहा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज वो भी स्टार्ट कर देंगे 15 सेट के बाद। चलो, तो आज की क्लास का पहला सेट पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारे पास। एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर बताओ कितना है। जब ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म, किसी पुल और किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई को पार करती है। ठीक, एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आप 5/18 कितने सेकंड मिनट में 1.7 सेकंड बनाने के लिए 60 से गुड़ा, तो इसको 10 हो गया। तो अब देखेंगे 18 से कटेगा दो बार में, 5 दो का 10, 10 से 10 गया, हमारे पास बचा कितना है 17 छका 102, यानी एल बराबर कितना आ जाएगा 1020 माइनस का 591। यानी कि अगर देखेंगे 10 में 1 जाएगा 9, 11 में 9 जाएगा हमारे पास 2 और इधर बचेगा हमारे पास 9 में 5 जाएगा 4। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो बच जाएगी 429। ये हमारे पास किसकी आ गई, प्लेटफॉर्म की आ गई। अब दोनों का डिफरेंस बोला है 591, 429 का अंतर बोला है, लास्ट मिलेगा 2। दो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 162 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आसानी से डील कर सकते हैं कि जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई पार करती है। अगर ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, अगर ट्रेन किसी आदमी को, किसी पोल को, ऐसे मतलब जो ऑब्जेक्ट जैसे आदमी की लंबाई का कोई डिस्टेंस होगी नहीं, तो वो मतलब उसकी सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करती है, ऐसा होता है। 3,000 की धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? बताओ। अच्छा, 14 फरवरी 2024 कैसा है, एक लीप ईयर है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे टोटल, फरवरी में दिन होंगे 29, 14 दिन हो चुके हैं, बचे दिन कितने 15। अब मार्च कितने का होगा 31 दिन का, अप्रैल कितना 15, तो हमारे पास 5 5 10 से 11 हो गया, 3 1 4 5 1 6, 61 दिन का हमारे पास ब्याज मिलेगा इसको। ठीक है, धनराशि कितनी आई बराबर पीआरटी अपॉन 100 में रखो, 3,000 इसकी धनराशि है, 8% ब्याज है, 8/100, दिन कितने लगे 61, टोटल इस महीने कितने, टोटल एक साल में कितने दिन होते हैं 366, 366। ठीक, अब इससे काटो क्योंकि लीप ईयर है ना ये, तो 366 दिन होंगे, ऐसे 365 ही होते हैं, इससे कटेगा 6 बार में, 6 बार में 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से काटा इसको, 6 पंचे 30 बार में, 8 पंचे कितना आ जाएगा 40, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 40। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी लोग देख सकते हो, इसका राइट आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 40। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि किसी त्रिज्यखंड का कोण 2 पाई/3 है, त्रिज्यखंड का परिमाप बताओ क्या होगा। देखो, ये हमारे पास 2 पाई/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 180/3, यानी कि 120 डिग्री उसका वो एंगल है सेक्टर का। ठीक, यानी कि ये अगर कोई सेक्टर है, ये अगर कोई सेक्टर है तो इसका एंगल कितना है 120 डिग्री, और रेडियस कितनी है 10.5, 10.5। तो कह रहा परिमाप बताओ, यानी कि ये एल निकालो, तो एल कितना निकल के आएगा हमारे पास, एल निकल के आएगा 2 पाई r अपॉन का 360 इंटू 120, 120 से कटेगा 3 बार में, 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7,
r किलो रख दो 10.5। अब हमसे कहा है परिमाप बताओ, परिमाप में ये भी जुड़ जाए। परिमाप क्या होगा, अगर मैं आपके सामने लिखूं परिमाप क्या होगा, परिमाप बोलोगे L प्लस 2R होगा। तो यहाँ पे हम परिमाप सीधा लिख रहे हैं। अब हम सीधा क्या लिख रहे हैं, परिमाप, यानी कि 2R 10.5 गुने का 2 कर लो। 5 से काट, 7 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 7 से काटेंगे इसको 7 ऐसे 2/3 भी लिखा हुआ है ना, 7 3 का 21 ले लो सीधा, 21 पंचे 105.5। तो ये 0.5 एक बचेगा 22, 22 इधर से और 10.5 गुना 2 21 इधर से, 3 और 2 2 4, 43 आ जाएगा निकल के। कितना निकल के आ जाएगा, 43 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 43 इसका करेक्ट जवाब बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट ये। आगे चलेंगे फिर। आगे हमारे पास कह रहा है किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः इतना इतना है। मूलानुपाती सूत्र यानी इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मोड बराबर होता है हमारे पास 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। मोड कितना है हमारे पास, बहुलक कितना है 61.6, 61.6। मीडियन निकालना है तो मीडियन को मान लेते हैं x माइनस 2 मीन कितना है हमारे पास, माध्य दिया है 47.4। इसको इधर ले आएंगे तो 61.6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 2 का 8, 47 दोनों 94, तो ये हो जाएगा हमारे पास 94.8 बराबर कितना 3x। अगर जोड़ेंगे इसको 8 14 4 1 5 1 6 9 6 15, 156.4 बराबर कितना 3x। 3 से काटो, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 2 का 6 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, फिर 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3 3 त्रिक का 9, ऐसे जाएगा 52.13। तो 52.13 करके आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पर है। ये आपको फार्मूला यहाँ पे तैयार करना है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस का 2 मीन दोस्त। ठीक है, बात क्लियर कट है यहाँ तक। पहले आप खुद जरूर ट्राई करना। जैसे ये लिखा हुआ है, एक बैंक 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है जिसकी अर्धवार्षिक आधार पर गणना की जाती है। एक ग्राहक एक ही वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक तारीख को 3,60,000 की राशि बैंक में जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि मिली, बताओ। अच्छा, कोई अगर 1 जुलाई को पैसा यहाँ पे लगा रहा है, ये 1 जनवरी को पैसा लग रहा है, 1 जनवरी को पैसा लगने के बाद यहाँ पे 1 जुलाई को पैसा लग रहा है, मतलब ब्याज जो है वो 2 बार सर्कुलेट होगा 6 महीने में। ठीक, 10% था तो यहाँ पे कितना लगेगा, आधा 5%, यहाँ पे कितना लगेगा 5%। अब जो ये 5% लगा तो कितना हो जाएगा, इसका सक्सेसिव कितना आ जाएगा, 5% का सक्सेसिव कितना आ जाएगा 10.25%। यहाँ से तो 10.25% मिलेगा। देखो जो 1 जनवरी को पैसा लगेगा उसको यहाँ दिसंबर तक, उसको यहाँ दिसंबर तक 2 बार बैच सर्कुलेट होगा 5%, 5% यानी 10.25%। लेकिन जो पैसा 1 जुलाई को लगा उसको तो एक बार ही ब्याज मिलेगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 5% वहां से ब्याज मिल जाएगा। तो टोटल कितना ब्याज निकल के आएगा 15.25%। 15.25% ब्याज आया। ये कह रहा है हमारे पास 36 यानी 3,60,000 ये है, और इसका ब्याज बताना है तो 15.25% बटे का 100, 2 जीरो और लगा लो, ये कट गया हमारे पास इससे। 36 पंचे 180, 18 36 दूना 72, 18 90 9, 36 पंचे 180 9 189 18, 36 एकम 36, 36 18 कितना हो जाएगा 54। तो 54,900 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। ये कंसेप्ट समझ में आया। पहले देखो जो 1 जनवरी को पैसा लगा वो 1 दिसंबर तक 2 बार सर्कुलेट होगा 6 महीने, क्योंकि यहां से यहां तक 5% इधर ब्याज 5% इधर ब्याज, टोटल 10.25% ब्याज। फिर जो पैसा 1 जुलाई को लगा वो 1 दिसंबर तक सिर्फ 5% इसको मिलेगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे दोस्त। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, और सारे रेलवे के पूछे गए रिसेंट एग्जाम के पेपर में के ही क्वेश्चन है, जो मुझे अच्छे लगे वही मैं ले रहा हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये अगर मैं देखूं ए प्लस बी को इसके साथ मिला दूं, क्यों, क्योंकि हमें पता होता है अगर ए प्लस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है तो ये फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब का। अगर हमारे पास ए माइनस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी दिया हुआ है तो फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का। तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास दो फार्मूले बनते हैं, अगर मैं इसको साथ इसको मिलाऊं इसके साथ इसको मिलाऊं तो एक फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक फार्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो किसका बनता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस हमारे पास बी स्क्वायर, यानी कि ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई मेरी बढ़िया तरीके से। ठीक है,
अब ये लिखा हुआ है विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, विराम स्थलों के साथ हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है, तो प्रति घंटे कितनी चाल है। इसमें होता क्या है, फार्मूला क्या होता है इसका, इसका आपको फार्मूला तैयार करना है। एक हमारे पास होता है इनिशियल स्पीड माइनस की फाइनल स्पीड अपॉन का हमारे पास इनिशियल स्पीड और इनटू, अगर जैसे प्रति घंटा बोल रहा है, जैसे यहाँ पे प्रति घंटा बोला है तो इनटू 60 तय करेंगे, इतने प्रति मिनट हमारे पास वो रुकेगी। अगर यहाँ पे 2 घंटा बोलता तो 120 से गुणा कराते, अगर 80 मिनट बोलता तो 80 से गुणा कराते। अब बताओ इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी 45, फाइनल स्पीड कितनी आ गई उसकी 36, इनिशियल कितनी थी 45 और गुणा किससे कराएंगे 60 से, कितना बचेगा 15 में से 6 जाएगा 9, 9/45 गुणा कितना हो जाएगा 60, 9 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटा 12 बार में, यानी कि 12 मिनट वो रुकती है। प्रति घंटे कितना रुकती है वो, तो प्रति घंटे वो 12 मिनट रुक पाती है। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन ये लिख रखा है, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 है और दूसरे व्यक्ति की चाल 13 है, तो यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे 6 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास 56 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक बंदा यहाँ से 12 की स्पीड से चल रहा है, एक बंदा यहाँ से 13 की स्पीड से चल रहा है। अब इनके मान लो ये यहाँ पे आ गए, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितने समय बाद 6 किलोमीटर होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये बंदा और ये बंदा इतनी जो डिस्टेंस चलेंगे मिलकर कितना चलेंगे, 56 टोटल थी, 6 बच गई, 50 चलेंगे मिलके, 50 चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 13 12 25, यानी 12 प्लस 13, 50 किलोमीटर चलेंगे ये, 25 की चाल से चलेंगे, यानी 2 घंटे बाद 2 आवर बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास 6 किलोमीटर होगी। 2 घंटे बाद इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर हो जाएगी। बात क्लियर है, चले आगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास, सबसे पहले इतने नंबर का माध्यक, माध्यक मतलब मीडियन, मीडियन निकालो। यदि आंकड़ों में 92 को 99 से बदल दिया जाए, 41 को 43 से बदल दिया तो नया माध्यक क्या होगा। पुराने माध्यक और नया माध्यक के बीच का अंतर बताओ। आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, अगर मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। इसको किस में लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मैं देखता हूँ, लिखता हूँ सबसे पहले हम 33, फिर आगे कितना लिखा हुआ है 33 35 41 और 33 35 41 46 41 46, फिर 55 दिख रहा है मुझे, फिर 55, फिर 58, फिर 64, फिर 77, फिर 77 दिख रहा है, फिर 87 दिख रहा है, फिर 77 87 दिख रहा है, फिर 90 92 दिख रहा है, 90 92। एक बार काउंटिंग कर लेते हैं कितने, 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 2 11, ठीक है। अब हमारे पास मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है हमारे पास जो मिडिल टर्म आती है। मिडिल टर्म 12 में 11 में से कौन सी, 5 इधर से हटा दो 5 इधर से हटा दो, यानी कि ये आएगी मिडिल टर्म, ये तो हो गई मीडियन, ये तो हो गई मीडियन, ठीक है, ये तो हो गई मीडियन। बोलोगे हाँ ये हो जाएगी मीडियन बस। अगर आपको फार्मूला तैयार करना है, अगर n बराबर हमारे पास ऑड होते हैं तो क्या होता है n+1/, टूथ टर्म आती है ऐसे। अब जैसे यहाँ पे n कितने हैं 11 है, n बराबर 11, 11 + 1 12, 12/2 मतलब छठी टर्म, 3 2 5 1 छठी टर्म आती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो हमारे पास, अगर हमारे पास n अगर हमारे पास इवन होते हैं तो हमारे पास n/2 टर्म होती है प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होती है, 1th टर्म बटेगा 2, ये वाली टर्म आती है निकल के उसमें, ये वाली टर्म निकल के आती है हमारे पास जब क्या होता है, जब हमारे पास मिड वो होती है टोटल इवन होती है, जब इवन होती है तब ये बात बनती है, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी। अब बताओ यहाँ पे मीडियन कितनी हो गई 58 हो गई। अब मीडियन जब यहाँ पे 58 हो गई तो हमसे कह रहा है अगर 41 को 43 से, मतलब 41 यहाँ पे है इसको मैं 43 कर दूं, 43 कर दिया, और क्या करूं 92 को 99 कर दूं, 92 को 99 कर दूं, तो अभी भी क्या मीडियन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस असेंडिंग ऑर्डर में कोई फर्क ही नहीं आया, असेंडिंग ऑर्डर में कोई फर्क ही नहीं आया, ठीक। तो मीडियन हमारे पास क्या रहेगा, मीडियन 58 रहेगा। दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 का। दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 0 का डिफरेंस आ जाएगा, और कोई डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्त। आगे चलें। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, 111 की पावर 2024 को 112 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये लिखा होगा ऐसे, 111 की पावर 2024
बटे कितना 112। अगर इसको मैं डिवाइड कराऊं इसमें बाइनोमियल से तो कितना बचेगा -1 की पावर 2024। अब -1 की पावर इवन लिखा हुआ है तो ये हमेशा प्लस का 1 आएगा। अगर -1 की पावर ऑड लिखा होगा तो ये माइनस का 1 आएगा। तो इवन लिखा हुआ यानी कितना आ जाएगा 1। और रिमाइंडर सदैव पॉजिटिव होता है। अगर निगेटिव आता तो इससे हम घटा देते हैं, यानी कैसे लिखते हैं फिर 112 माइनस का 1 यानी कि 111। समझ में आ रही बात? अगर निगेटिव आता तो ये करते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अली ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एक एलईडी स्क्रीन मंगवाई। ऑनलाइन पोर्टल अंकित मूल्य पर 12.5% और 25% की दो क्रमागत छूटे देता है। ठीक है, यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है तो बिल पर 10% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। अली ने यदि क्रेडिट कार्ड से 59,062.50 का भुगतान किया तो एलईडी स्क्रीन का अंकित मूल्य कितना होगा? आराम से कर सकते हो। हमारे पास एमपी कितना होगा ये बोला है। पहले 12.5% की छूट यानी 8 पे 1 की छूट तो 7 में बेचा। 25% छूट मतलब 4 पे 1 की छूट मतलब 3 बेचा। फिर इसको अतिरिक्त 10% की छूट मिली मतलब 10 पे 1 की छूट 9 पे बेचा। इसमें टोटल कितने में बेचा? हमारे पास 59,062.5 में बेचा। बटे हम लगा लेंगे 10। 10 से 10 खत्म हो गया। अब किससे काटेंगे? 6 2 8 8 5 8 5 13 13 पर 9 से कट रहा है। 9 से काटते हैं हम इसको। 9 से काटते हैं तो कह रहा है अंकित मूल्य कितना होगा? हमें 4 का मल्टीपल तो मिलना चाहिए, क्योंकि 4 जाएगा इधर तो 4 का मल्टीपल तो चाहिए। 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 4 का मल्टीपल ये नहीं, 4 का मल्टीपल ये है। 8 भी है तो 8 का भी मल्टीपल जाना चाहिए। 8 का मल्टीपल कौन होगा? 8 का मल्टीपल ये हो सकता है? नहीं, 8 का मल्टीपल सिर्फ ये। तो हम ऐसे आंसर कर सकते थे इसका, लेकिन पूरी कैलकुलेशन कराते हैं। 9 छक्का 54 बचे कितना हमारे पास 5। 9 पना 45 बचा कितना 5 6। 5 6 9 छक्का 54 आ जाएगा, बचा कितना हमारे पास 2 2 9 2 का 18 9 पना 45 ये हुआ। अब किससे काटें? 7 से काटें। 7 से 3 7 से काट लेते हैं, सीधा 21 से काटें। 21 42 21 3 63 हो जाएगा हमारे पास। बचा कितना 63, बचा कितना 2 21 एकम 21, बचा कितना 5 तो 21 दूना 42 21 पंचे 105। तो एमपी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास? 31 25 गुणा 4 गुणा कितना 8। अब इसका गुणा करा लो, 4 5 को 20 हो जाएगा हमारे पास। 4 दूनी 8 8 2 10 हो जाएगा। 31 चौको 124 124 124 से 125 125 12,500 को गुणा 8 के साथ कराओगे 8 पंचे 40 12 अट्ठे 94 सर 100 यानी कि 20 ये। तो ये आंसर निकल के आएगा इस प्रकार से। इसका राइट उत्तर अपने पास 1 लाख 1 लाख इसका एमपी रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 6.15 एम पर निकलती है, उसी दिन स्टेशन एन पर 3.15 पीएम पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 8:15 एम पर निकलती है, उसी दिन स्टेशन एम पर 2.15 पीएम पे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय। अच्छा बताओ, अच्छा जो ए रेलगाड़ी है, जैसे मान लो ये टाइमलाइन रही पूरी की पूरी, ए रेलगाड़ी एम से 6:15 पे निकल रही, 3:15 पहुंच रही, तो ए का जो टाइम रहा, कितना रहा? 6:15 से 3:15, 6 घंटा इधर 3 घंटा इधर, मतलब 9 घंटा इसका टाइम रहा। इसी प्रकार से हमारे पास जो बी का टाइम रहा वो कितना रहा? 8:15 से 2:15, 4 2 6 घंटे रहा। अब मैं कहता हूँ इनकी जो टोटल डिस्टेंस लेनी है, जब ना दी हो डिस्टेंस तो हम एलसीएम ले लेंगे किसका? 9 और 6 का। 9 और 6 का एलसीएम कितना देगा? 18। मतलब ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितने की हो गई हमारे पास? 18 किलोमीटर की हो गई। 18 किलोमीटर की हो गई तो हम ए की स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे? 18 किलोमीटर 9 घंटे में जाएगी, यानी कि 2 की स्पीड आ जाएगी। ऐसे हम बी की स्पीड भी बता सकते हैं। कैसे? 18 किलोमीटर 6 की स्पीड से जा सकते हैं, यानी कितने 3 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक, 2 और 3 इनकी क्या हो गई? स्पीड आ गई। अब अच्छा आप बताओ, 6:15 से 8:15 तक हमारे पास ए कितना चल जाएगा? मान लो ए यहां से स्टार्ट कर रहा है, बी यहां से स्टार्ट कर रहा है, बी यहां से 6:15 से 8:15 2 घंटे, 2 घंटे 1 घंटे में 2 चलता है तो 2 घंटे में कितना पहुंच जाएगा? मतलब 8:15 पे ये यहाँ पहुंच जाएगा। अगर 6:15 पे यहाँ पे है तो 2 घंटे में चलेगा 4। अब ये डिस्टेंस बची 14। अब 14 डिस्टेंस पे ये भी 8:15 पे है, ये भी 8:15 पे है। अब 8:15 पे यहाँ से चलेगा, 8:15 पे यहाँ से चलेगा। कितनी डिस्टेंस चलनी है इनको? 14। रिलेटिव स्पीड प्लस में हो जाएगी, और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 2 + 3 यानी कि 14/5। 5 2 का 10 और 2 सही 4/5 घंटे। 2 सही 4/5 घंटे का मतलब 2 घंटे 4/5 60 का गुणा कराएंगे, 12 चौको 48 मिनट। 2 घंटे 48 मिनट। अब 2 घंटे 48 मिनट आपको जोड़ना पड़ेगा। 8:15 पे मिले थे, 8:15 से स्टार्ट किया था, 2 घंटे 48 मिनट। तो 8:15 से 2 घंटे 48, 10 घंटा, 10 घंटा और 63 मिनट, 10 घंटा 63 मिनट, 63 मिनट का 60 मिनट इधर दे देंगे तो कितना देगा? 11 3। देखो
ऐसा मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये 8-15 है, 8-15 में आप 2 घंटा 48 मिनट जोड़ो, 8-5 13, 4-1 5-1 6, 8-2 10, 10 63 आया, मतलब 10 घंटा 63 मिनट। 63 मिनट तो होते नहीं हमारे पास, हम 60 मिनट इसको दे देंगे 1 घंटा में, तो ये आ जाए 11 घंटे 3 मिनट। 11 घंटे 3 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई पॉइंट? तो ऐसे क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से डील कर लेना है। आगे ये लिखा हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1128, 1537, 1834 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना मिले। सबसे बड़ी संख्या बोला है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, हमें एचसीएफ निकालना होता है। 1128, 1537, 1834। एचसीएफ जब हमारे पास इतने बड़े बड़े नंबर लोगे तो इनके हम डिफरेंस ले लेते हैं सीधे सीधे। डिफरेंस लो, 15 में से 11 जाए कितना बचेगा, 400। 400 इधर बचा हमारे पास, 37 में से 28 गया, 17 में 8 जाएगा, 9 बचेगा, यानी कि माइनस का 9। माइनस का 9 और कर दो, कितना बचा हमारे पास, 4, 17 में से 8 जाएगा 9, ये तो बचेगा ना 391, 391 बचेगा। 17 में 8 जाएगा 9 बचेगा, क्योंकि 9 तो ऐसे आ रहा है। फिर हमारे पास 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा, और 5 में से 1 409 बचेगा। फिर मैं यहाँ पे क्या, अच्छा ये प्लस का रहता, सॉरी, 37 में से 28 जाता तो प्लस का 9 बचता, इस वजह से 409 आता। ठीक, अब चलो इसको देखते हैं। हमारे पास ये 1800 में से 300 बचता, 300 और ये माइनस का 3, 300 में से माइनस का 3 गया 297, 300 में से माइनस का 3 यानी कि 297 बचेगा। ठीक है, 297 बचेगा। अब हमें नहीं पता चल रहा है ये क्या है, इसका और एक बार डिफरेंस ले लो, एक बार और डिफरेंस ले लो। 9 में 7 जाएगा 2, और 9 में 7 जाएगा 10 में 9 गया 1 हमारे पास, और कितना बचा हमारे पास, 4 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचा, 112। यही तो आएगा निकल के 1834। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, भारी मिस्टेक दोस्त, भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक, मिस्टेक नहीं भारी मिस्टेक हो रही है। ये तो सब ठीक है, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास, इस साथ साथ हटाने भी तो होंगे, 7 इसमें से 3, क्योंकि इनके रिमाइंडर इतने इतने बच रहे हैं, तो ये तो हटाने पड़ेंगे। 1121 आएगा, 1534 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1829, 1829 आएगा। अब इनके इनके डिफरेंस हमें लेने पड़ेंगे, यही तो बात थी अपने पास। ये कितना बचेगा, 3 1 1 413 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 5, 12 में से 3 गया 9, और हमारे पास कितना बच जाएगा, 12 में से 3 8, 7 में से 5 गया 295। अब आप चाहो तो एक बार और डिफरेंस ले लो, 5 में से 3 गया 2, 9 में 1 जाएगा 8। अरे 5 में से 3 क्यों घटा रहा, 5 में से 3 क्यों घटा रहा हूँ, 4 में 3 इसमें घटाओ यार, इसमें से 4 में से 5 जाएगा 8, 10 में 9 जाएगा 1, 3 में 118। अब आप देख लो, अब आपके लिए आसानी यही है, कोई नंबर जो एचसीएफ होगा ना, इसका कोई फैक्टर ही होगा, इसका कोई फैक्टर ही होगा। अब इसका फैक्टर आप ऑप्शन से चेक कर लो, बस इतनी जल्दी करोगे तो यही कर सकते हो। 118 का मल्टीपल कौन लिखा हुआ है, सिर्फ ये 69, 59, 59, 59 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 118 को ये काट देगा, 43 से कटेगा नहीं, 54 से कटेगा नहीं, 67 से कटेगा नहीं। समझ में आ रही बात? देखो, जब कभी सबसे बड़ा नंबर निकालना हो, उनके रिमाइंडर कुछ बन रहे, सबसे पहले आप रिमाइंडर हटाना, फिर उनके बड़े नंबर लिखाना। ठीक, अब जैसे एचसीएफ निकालना है आसानी से, तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लिया, आप चाहो तो यहीं से पता कर सकते हो 413 किससे कट रहा है, यहाँ पे ऐसे काट के भी देख सकते हो, कट जाएगा। 295 किससे कट रहा है, काट के तो कट जाएगा। नहीं तो एक स्टेप और चले जाओ, और एक स्टेप डिफरेंस ले लो, फिर ऑप्शन से चेक कर लो, फिर ऑप्शन से चेक कर लो। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास 1/3 का मान कितना होगा। नीचे देखो कितना लिखा है हमारे पास, कितने जीरो आएंगे, 2 2 4 2 6 जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 6, इसकी पावर 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 की पावर 6, और इसकी पावर 1/3 करोगे तो यह कटेगा 2 बार में, 1/100 निकल के आएगा। 1/100 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, सी उत्तर हो जाएगा। सी उत्तर हो जाएगा हमारे पास। देखो, जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ेंगे, वही नीचे मैंने जीरो इतने बढ़ा लिए। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, उनमें तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। अच्छा बताओ, योग पता है हमारे पास 3720, 3720 बट्टे अगर 5 कर दें, 5 संख्या है तो हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज निकालना आसान है क्योंकि 5 संख्या है। एवरेज आ जाएगा हमारे पास, एवरेज 5 7 35, और बचा 2 5 को 20, 5 को 20, यानी कि अगर हमारे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 नंबर में ये वाला एवरेज होगा, क्योंकि मिड नंबर होगा क्रमागत संख्याओं में। 744 ये एवरेज हो गया, तो इसके बाद 746 संख्या होगी, इसके बाद 748 संख्या होगी, इसके पहले 442 होगी, इसके पहले 440 होगी।
कह रहा तीसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, दूसरी, तीसरी, तीसरी सबसे बड़ी संख्या तो यही निकल गई, यानी कि 744, और सबसे बड़ी सम संख्या यानी कि 748, इनका योग कितना होगा? ये 8 4 12, 4 4 8 1 9 7 7 14, 1492, 1492 इसका राइट आंसर बन जाएगा। किसको किसको ये बात समझ में आई? एक ऐसा क्वेश्चन और मिला था हमें प्रीवियस में, एक ऐसा ही क्वेश्चन और मिला था अपने को प्रीवियस में। बात समझ में आ गई? क्लियर कट पॉइंट है। आगे देखो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 38 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग पता है 38। विकर्ण मतलब कितना होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, कितना पता है? 22। और हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, यानी 2 LB BH और HL बता दो आप कितना होगा। बता सकते हैं? क्या करेंगे? हम कर देंगे L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर कितना? L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस का 2 LB BH HL, LB BH HL। कर सकते हैं बात? L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे 38 का स्क्वायर, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर, और बराबर हमारे पास ये बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक। अच्छा देखो, सबके यूनिट अलग अलग हैं। 8 का स्क्वायर कितना? तो 64, 2 का स्क्वायर 4, लास्ट में मिलेगा 0। ना तो ये जवाब होगा ना तो ये जवाब होगा। ठीक। 38 का स्क्वायर होता है 1444, 22 का स्क्वायर होता है 484, 0, और यहाँ बचेगा 14 में से 8 जाएगा 6, 6 वाला उत्तर मिल जाएगा, यानी कि ये 960 इसका राइट आंसर बनेगा। फिर कितना बन जाएगा? 960 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। बोलोगे हाँ बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, तो आप वहां से देखना, बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ाया। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट 3 डेज में आपको कंप्लीट प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी जाएगी। 2 पार्ट में आएगी, एक पार्ट में आधी प्रोबेबिलिटी, दूसरे पार्ट में आधी प्रोबेबिलिटी, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं बता तो रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको एनटीपीसी मेन से पहले पहले। मेरी भी जिम्मेदारी है आपके प्रति कि मुझे, अगर आपने मेरे से पढ़ा है, आप, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे आपको सब कुछ पढ़ा के देना है, लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज भी करवाना है। आगे देखो, ये लिखा हुआ है ए एक निश्चित कार्य को उसी समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर ये ए है और ये बी प्लस सी है, इनका टाइम अगर ये एक समय लेता है तो ये दोनों एक समय मिलते हैं। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इनकी इफिशियंसी एक, इसकी इफिशियंसी एक, एक एक इफिशियंसी हो जाएगी। चलो ठीक। यदि ए और बी एक साथ इन्हें 10 दिनों में करते हैं, कह रहा है ए प्लस बी जो है एक साथ 10 दिनों में करते हैं, सी अकेले 50 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितना हो गया? 50। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। अब बताओ यार, यहां से भी यही तो बात लिखी हुई है, ए प्लस बी बटे सी कितना? 5 बटे का 1 इनकी एफिशिएंसी, यही तो है 5 और 1। यहाँ कह रहे हो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, यहाँ कह रहे हो सी की एफिशिएंसी 1 है, यानी टोटल कितनी एफिशिएंसी इनकी? 6 है। तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितनी दिख रही है आपको? 2। तो यार यहाँ भी ए बी सी की एफिशिएंसी लिखी हुई, यहाँ ए बी सी की एफिशिएंसी लिखी हुई, तो 6 6 तो बराबर होना चाहिए ना, 6 6 बराबर। तो यहाँ पे मुझे कितने गुणा करना पड़ेगा? 3 का। अब ए की, बी की, सी की अलग अलग एफिशिएंसी कैसे? ए का गुणा ए के साथ कराएंगे 3 एफिशिएंसी। अब बी का मुझे नहीं, देखो यहाँ 5 है, ए प्लस बी 5 है, ए का 3 हो गया, तो बी का कितना बचा? 2 बचा। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। आप देख लो, सबको देख लो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, ए की एफिशिएंसी 3, बराबर बराबर एफिशिएंसी है, 1:1 में 1 हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना? 5, सी की एफिशिएंसी कितना? 1, सब कुछ मेंटेन है। अब टी डब्ल्यू निकालो, टी डब्ल्यू कितना था हमारे पास? 50। ए नहीं, ए प्लस बी एक साथ इसे 10 दिनों में कर सकता है, ए प्लस बी 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिनों मतलब कितना हो गया? 50। तो बी अकेले मतलब 2 के हिसाब से, तो बी अकेले 2 के हिसाब से कितना करेगा? 25, 25 कर देगा 25 दिनों में। ठीक है, देखो 50 टोटल काम, 50 टोटल काम में बी से करवाना है, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है? एएलपी सीबीटी 2 का है। कह रहा है हमसे एबीसी एसोसिएशन की बैठक अगले महीने के दूसरे रविवार को होनी है। प्रति व्यक्ति पंजीकरण की लागत 50 है। प्रतिभागियों को 24 की अतिरिक्त लागत पर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यदि दोपहर के भोजन के लिए भुगतान करने वाले प्रतिभागियों की संख्या भुगतान ना करने वाले प्रतिभागियों की संख्या से 100 रुपए अधिक थी, यानी कि जितने लोग भुगत, जैसे कुछ ऐसा ना कि आपको दिया जाता है कि आप खाना भी यहीं से ले लो तो आपको इतने रुपए ज्यादा लगेंगे। अब कोई कहेगा नहीं यार खाना नहीं लेंगे, सिर्फ मुझे पंजीकरण ही करवाना है, तो उसको इतने रुपए लगेंगे। और यदि पंजीकरण तथा दोपहर के भोजन के लिए कुल प्राप्त राशि इतनी रही,
तो वे क्रमशः कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया? सबसे पहले कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया और कितने व्यक्तियों ने दोपहर का भोजन तैयार किया जाना है? चलो इसके लिए एक तो स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। अब देखो आप इस क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन को समझना। जैसे हमारे पास है पंजीकरण करवाने वाले, तो मैं लिखता हूं पंजीकरण करवाने वाले, पंजीकरण ना करो, पंजीकरण तो करवा रहे हैं, पंजीकरण करवाने वाले, और एक है हमारे पास पंजीकरण, पंजीकरण और प्लस का भोजन वाले, पंजीकरण प्लस का भोजन वाले। आप समझना बात, मैं एक लाइन में लिखूंगा सीधे। पंजीकरण की लागत 50 रुपए है, ठीक है, और ये प्रतिभागियों को 24 रुपए है। ये लिखा हुआ है यदि दोपहर के भोजन के लिए भुगतान करने वाले प्रतिभागियों की संख्या भोजन के लिए भुगतान ना करने वालों से 100 अधिक है। भुगतान ना करने वालों से, सिर्फ पंजीकरण करवाया कितना मान लो x लोग, पंजीकरण भोजन में कितने रहे x प्लस 100 लोग। अब जो पंजीकरण भोजन में है, पंजीकरण भोजन में है, उनको 50 रुपए पंजीकरण के देने हैं, 24 रुपए अतिरिक्त देने हैं, मतलब इनको रुपए तो कितने लगेंगे 74। पंजीकरण भोजन वाले को कितने रुपए देने पड़ेंगे 74 रुपए। सिर्फ पंजीकरण वालों को कितने देने पड़ेंगे 50 रुपए। तो इतने का टोटल रुपए देने पड़ रहे हैं, तो रुपए कितने देने पड़ रहे हैं इनको 59,700, 69,700, 69 क्या होता है 69,700 ना 400, 400, 400, ठीक। अब यहां से आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी 50x 74x, 50 74 कितना हो जाएगा पास 4 7 5 12 यानी 124x। इधर होगा 7400, तो उधर निकल जाएगा हमारे पास 69,400 और माइनस का 7400, तो ये आएगा 124x। ये कितना बचेगा हमारे पास 0 0 0 9 में 7 गया 2 यानी कि 62,000। 62 से कटेगा सीधे सीधे 2 बार में, इससे कटेगा हमारे पास 500 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 500। हमसे क्या बोला है, हमसे कह रहा है तो क्रमशः कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया, पंजीकरण कितने लोगों ने कराया। पंजीकरण देखो x प्लस 100 लोग ये तो पंजीकरण वाले कितने आ जाएंगे, पंजीकरण वाले भी हैं, पंजीकरण भोजन वाले भी हैं, यानी कि x प्लस 100 ये बताना है, यानी कि 2x प्लस 100 बताना है, यानी 5 2 100 1100, 1100 लोगों ने पंजीकरण करवाया। फिर कह रहा है भोजन कितने लोगों के लिए बना, तो भोजन कितने लोगों के लिए बना, भोजन बना सिर्फ x प्लस 100 लोगों के लिए, मतलब 600 लोगों के लिए। तो 1100 600 इसका राइट आंसर होगा, 1100 और 600 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है एक व्यक्ति निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों के बाद एक धनराशि उस धनराशि की 2 सही 1/4 गुना हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर, कोई प्रिंसिपल है, अमाउंट है, 2 साल में कितना हो रहा है 1 से 4 2 का 8 1 9/4 हो रहा है। मतलब अगर इसको साफ शब्दों में लिखो 4 से 9 हो रहा है 2 साल में। 2 साल में अगर इतना है तो 1 साल के आने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 4 का अंडर रूट 9 का, यानी कि 2:3। ब्याज दर बोला है 1 का ब्याज 2 पे, और 1/2 कितना होता है हमारे पास 50%। ये आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल लल्लू लाल क्वेश्चन। आगे चलें दोस्त, आगे मेरे साथ ही ये लिखा हुआ है 3 साझेदार ए बी सी एक व्यवसाय में शामिल है। बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 25,415 का लाभ प्राप्त हुआ तो सी का हिस्सा कितना होगा। 3 साझेदार है हमारे पास, एक साझेदार ए है, एक साझेदार बी है, एक साझेदार सी है। कह रहा है बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना, मतलब जो बी की पूंजी है सी की पूंजी का 3 गुना, और ए की पूंजी के 2 गुने के बीच का अंतर, ए की पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे, इसके बराबर है बी की पूंजी। ठीक, बी की पूंजी इतनी है, यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ प्राप्त हो। देखो अच्छा, बी इतना प्राप्त कर रहा है, ए इतना प्राप्त कर रहा है, ए इतना प्राप्त कर रहा है, बी का मान उठा के ये रख दें 3c माइनस का 2a बटे का 2 प्लस सी इतना प्राप्त करेगा, और इसने उधर कितना प्राप्त किया 25,415, यही कर सकते हैं बस हम। और तो क्योंकि कोई ऐसा रेशियो भी नहीं दिया, सॉल्व करेंगे। ये कितना निकल गया 2a प्लस का 3c माइनस का 2a प्लस का 2c और बटे का 2 इधर है तो ये चला जाएगा ऊपर उधर, 25,415 गुणे का 2। 2a से 2a देखो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5c बचेगा। 5c की वैल्यू कितने, 25,415 गुणे का 2 आ गई, आ गई। 5 से भी कट भी रहा है, 5 से काटते हैं हमारे पास 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 3 15 गुणे का 2 करो, 3 2 का 6 और 8 2 का 16
और हमारे पास 5 2 का 10, 10 166 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर। अच्छा, क्या यहाँ से हमसे अगर ए और बी का मान पूछता हम बता पाते? कतई नहीं बता पाते, बता ही नहीं पाते। तभी यहाँ पे सिर्फ सी का बोला है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इक्वेशन तो एक है, वेरिएबल 3 है, तो सिर्फ एक वेरिएबल का मान आप निकाल सकते हो, वो भी सी का मान, वो भी कितना आ जाएगा 10,166। ए और बी का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई ए और बी के बारे में रिलेशन भी नहीं पता है, कोई रेशियो भी नहीं पता है। तो हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सी की वैल्यू ही बता सकते हैं। अगर ये पूरा 2a से 2a अगर ना कट रहा होता तो बात सॉल्व हो ही नहीं पाती। अगर सपोज यहाँ प्लस का 2a आता तो ये किसी हालत में इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर k है। तो बताओ क्या? अच्छा देखो, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर और ये, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर k। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खोलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो बच्चे कितना? सिर्फ यही cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर k। बात सही है। और एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अब चलो मैं इसका कंपोनेंट डिविडेंडो कर दूं, सी एंड डी रूल कर दूं, सी एंड डी रूल कर दूं, तो क्या बनेगा? ऊपर से बनेगा cos स्क्वायर, नीचे से बन जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें यहां जैसे दिख रहा ना 1 माइनस के 1 प्लस के, वो मैं बनाने की सोच रहा। तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस का के और 1 माइनस का के। इसे रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि हमें चाहिए 1 माइनस के, हमें चाहिए 1 प्लस के, तो हम इसको साइन को ऊपर भेज देंगे, साइन स्क्वायर, और बट्टे का हम क्या कर देंगे? कॉस स्क्वायर। तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? टेन स्क्वायर। सिंपल सी बात बस यही थी यहाँ पे। इतनी चीजें बस हमें सोचनी पड़ सकती है इतने आसान तरीके से। सी एंड डी रूल, कंपोनेंट डिविडेंड रूल क्या कहता है? अगर मान लो a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर हमारे पास c बटे डी है, तो इसको हम साफ साफ सी एंड डी रूल लगा के ये बोल सकते हैं a बटे बी बराबर c प्लस डी और बटेगा सी माइनस डी। समझ रहे हो बात को? कंपोनेंट डिविडेंडो रूल ये होता है। चलते हैं फिर आगे। आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में। वेल इसका टीडब्ल्यू इक्वेट कराना है। 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 आदमी 26 मैन 48 बॉय उसी काम को 2 दिन में करते हैं। 2 दिन में करते हैं। 2 से काट लो 5 बार में, 6 पंचे 30, 30 में से 26 के यानी कि 4 मैन, 48 8 पंचे 40 यानी कि 8 बॉय। तो मेन और बॉय की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 और 1 की। जैसे ही इफिशियंसी पता चलेगी हम एग्जैक्ट टीडब्ल्यू निकालेंगे। रखो यहाँ पे 6 गुणा 2 कितना? 12, 12 8 गुणा 1 कितना करेंगे? 8 12 8 20 गुणे का 10, टीडब्ल्यू इतना आया। अब इस टीडब्ल्यू करने कौन जा रहा है? इस टीडब्ल्यू करेंगे 20 आदमी, और एक आदमी कितना काम करता है? 2 काम करता है। कितना टाइम लगेगा? ये टी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये टीडब्ल्यू लिखा पहले, इसको इसकी टोटल इफिशियंसी से भाग कराया, टाइम निकल गया। ठीक, अब ये 12 8 20, 20 से 20 गया, 2 से कटा है 5 बार में, तो टी कितना आ गया हमारे पास? 5। टी कितना आ गया हमारे पास? 5 दिन। तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका? सी। उत्तर इसका बिल्कुल परफेक्ट कितना बन जाएगा हमारे पास? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा पॉइंट? ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 के बिंदु x बराबर 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण बताओ क्या होगा। अच्छा भाई, अच्छा क्वेश्चन लगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। देखो जब हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वृत्त की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है? जो सर्कल है वो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, यानी सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। ये बात ठीक है? तो हम यहां से बोलेंगे आर बराबर कितना आ जाएगा? 9 है तो आर बराबर कितना निकल के गया? 3। अब अगर मैं देखूं एक सर्कल अगर ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि ऐसे सर्कल ये जा रहा है, ऐसे सर्कल ये जा रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास पता हो जाएगा 0,0 है, 0,0। एक्स बराबर 2 पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब एक्स बराबर 2 पर स्पर्श रेखा मतलब यहाँ पे मैंने कोई एक स्पर्श रेखा खींची, एक्स बराबर 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। क्या? के बिंदु x बराबर 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। ठीक, ये वाली स्पर्श रेखा के हमें समीकरण बताने क्या होगा। अब देखो, अच्छा रेडियस टेंजेंट के बीच कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है रेडियस टेंजेंट के बीच। अब रेडियस टेंजेंट के बीच अगर एंगल 90 डिग्री का बनता है तो हमें इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। कैसे? सोचते हैं। देखो x बराबर 2, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे x बराबर 2 डालें तो y का मान पता चल जाएगा। कैसे? x बराबर 2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर, ये लिखा हुआ है 9। तो y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 5। y बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट 5,
ये तो होगा 9 में 4 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5, वाई की वैल्यू ये निकल के आई। ठीक, अब y की वैल्यू ये निकल के आ गई हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब यहां से अगर मैं स्लोप निकाल लूं, स्लोप कैसे निकलता है, दो बिंदु हमें मिल गए, ये एक बिंदु ये मिल गया ना, 2 कॉमा रूट 5, मान लो ये जो बिंदु है 2 कॉमा रूट 5 मिल गया, 2 कॉमा रूट 5 मिल गया। ठीक, तो हम अगर इसका वो निकालेंगे m कितना होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इसकी प्रवणता निकाल लें, फिर इक्वेशन निकल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन हम तभी निकाल पाएंगे किसी लाइन की जब तक हमें उसकी स्लोप प्रवणता नहीं पता होगी। तो मैंने यहाँ से पॉइंट निकाला, अब y2 करेंगे तो y2 कितना है अंडर रूट 5, y1 कितना है 0, x2 कितना है 2, x1 कितना है 0, तो ये प्रवणता निकल गई अंडर रूट 5/2, ये आई, मान लो ये m1 है, ठीक, तो ये m1 आ गई। अब आपको ये बात पता होती है, जब हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन होती है, जैसे ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या होती है प्रवणता m1 m2 बराबर माइनस का 1, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ m1 m2 बराबर कितना माइनस का 1, तो m1 का मान कितना है अंडर रूट 5/2, तो m2 का मान हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, m2 बराबर माइनस का 2 अपॉन रूट 5 निकाल सकते हैं। ये प्रवणता पता चल गई। अब जैसे ही प्रवणता पता चलती है तो मेरे दिमाग की बत्ती जलती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन। लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ठीक, इक्वेशन की लाइन क्या होती है हमारे पास, हमारे इक्वेशन की लाइन होती है y माइनस का y1 बराबर एम एक्स माइनस का x1, ये तो होती है ना, y माइनस का y1 बराबर एम एक्स माइनस का x1। अब y की वैल्यू कितनी है, अपन को नहीं पता y का मान कितना है, लेकिन y1 का मान तो पता है अंडर रूट 5, ठीक, ये m कौन सा m, ये वाली लाइन बताने है तो ये वाला m, क्यों, क्योंकि ये तो पता था, ये वाला m माइनस का 2 अपॉन का रूट 5, और ये कितना हो जाएगा x माइनस का x1, x1 कितना है हमारे पास, x1 कितना है, x1 कितना है 2 ना, 2, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा अंडर रूट 5y और माइनस का 5 बराबर माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 4, इधर देखेंगे तो अंडर रूट 5y प्लस का 2x बराबर कितना 9, अंडर रूट 5x प्लस का अंडर रूट 5y प्लस का 2x बराबर का 9, ये वाला राइट आंसर बनेगा इसका। देखो मैं क्या सिखाया, सबसे पहले आपने ये बात जैसे ही आपको मिली तो आप समझ जाओगे कि जो हमारे पास सर्कल है वो ओरिजिन पॉइंट से इसका सेंटर पास हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर यही डिनोट करता है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 3 पता चल गई, आर की वैल्यू जैसे ही 3 पता चली तो कहा एक्स बराबर 2 पर, यानी एक्स बराबर, अगर एक्स बराबर 2 यहाँ पे है तो इसका बताओ कितने पे हमारे पास रेखाओं के समीकरण, 2 का x बराबर 2 रखा तो y का मान आ गया हमारे पास अंडर रूट 5, यहाँ पे एक इक्वेशन और बना सकते हो आप माइनस रूट 5 लेकर के, लेकिन ठीक है प्लस रूट 5 वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बस वो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का ये अंडर रूट 5 पाई आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस का x1, m1 बराबर अंडर रूट, ये m1 की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है जब परपेंडिकुलर लाइन होती है तो स्लोप कितना होता है, m1 m2 बराबर माइनस का 1, m1 m2 बराबर माइनस का 1, फिर लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है y माइनस का y1 बराबर mx माइनस का x1, हम ऐसे डील कर सकते हैं। यहां तक कोई समस्या होगी, कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ, एक त्रिभुज की दो भुजाएं हमारे पास ABC, दो भुजाएं CB और BA, मान लेते हैं हमारे पास कोई त्रिभुज लिखा हुआ है, हमारे पास ये त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ये है हमारे पास ABC, इसमें CB यानी कि इसको बढ़ा दिया और BA मतलब इसको बढ़ा दिया, CE और BD तक इस प्रकार बढ़ाया गया, CA क्या कर CE और BD तक इस प्रकार बढ़ाया गया, DAC जो है वो 110 है, ABE जो है वो 130 है, लीनियर पेयर से इसको कर लो 50, लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 70, हमसे बोला क्या है कौन सा विकल्प सत्य है, 70 50 से कितना हो जाएगा 60, नहीं में भुजा सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा मतलब BC सबसे बड़ा होगा, फिर कौन सा AB बड़ा होगा, फिर हमारे पास AC, यानी सबसे छोटा AC आएगा, सबसे बड़ा BC आएगा, सबसे बड़ा BC होगा, सबसे छोटा क्यों दिखा रहे हो, सबसे छोटा AC फिर AB फिर BC, ये पॉइंट सही, BC बड़ा है, जिधर चोंच लगी होती है वो छोटा होता है, ठीक, बाकी कोई नहीं सही होंगे। उत्तर कितना मिल जाएगा हमारे पास B, समझ में आ गई बात, जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी उतनी बड़ी होगी उस ट्रायंगल की, बात समझ में आ रही है।
आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है 10.01 का वर्ग कितना होता है। देखो सबसे पहले 0.01 का अगर वर्ग करोगे तो 4 अंक बाद डेसिमल आएंगे। कितने अंक बाद? 4 अंक बाद। पहले तो यहाँ से ऑप्शन, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से होता है। 3 2 5 अंक बाद डेसिमल है, नहीं कर सकते। 4 अंक बाद है, ये हो सकता है, और ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब फिर दूसरी बात, अगर हमें वर्ग चेक करना होता है किसी भी स्क्वायर का, जो हमारे पास डिजिट सम आता है 1479 आता है। ये आता है क्या? इसका डीएस आता है, यानी कि डिजिट सम आता है। डिजिट सम देखो कितना आ रहा है, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, यानी दोनों भी पॉसिबल है। फिर हमारे पास जो लास्ट का नंबर होते हैं वो हमारे पास 1 से लेकर के 24 तक के नंबर होते हैं। 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के नंबर होते हैं। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 21 भी होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब बचा प्योर बेसिक। फिर देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास ऐसा, 1001 बटे का 10, ये तो बात होगी। अगर 1001 को मैं देखूं तो 1001 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 प्लस का 1 बटे 10 तो अलग से डील कर लेना, और ये लिखा हुआ ये, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1000 का होल स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 6 जीरो होंगे, 6 जीरो। 1 प्लस 2 गुना 1000, यानी कि 2000, 2001 आएगा लास्ट में। 2001 यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2001। जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं इससे पहले साम दाम दंडभेद लगा रहा था, लेकिन कोई काम बना नहीं उससे। ठीक है साथी मेरे, करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है? x बराबर a cosec थीटा, y बराबर b cot थीटा, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये बताओ आपको कॉसेक और कॉट में रेशियो क्या पता होता है, रिलेशन क्या पता होता है? आपको तो यही पता होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें बस जैसे ही दो चीजें मिल जाए ना, तो हमें बस दिमाग में हमारी यही बातें आनी चाहिए। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर ये निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो निकल के आएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐसे ही मैं माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो पता है आपको कितना होता है? 1। अगर इसका एलसीएम ले लूं मैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप देखोगे आपका आंसर साफ साफ बनता हुआ नजर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ये सिर्फ आपसे यही जानना चाहता है और कुछ जानना भी नहीं चाहता। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस बात खत्म। कई बार इससे टेन में पूछ लेता है, साइन कॉस में पूछ लेता है। तो आपको बस ध्यान देना है कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, और उस आइडेंटिटी से हमें इस क्वेश्चन को तोड़ लेना है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि किसी घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घंटे वाली सुई 2 घंटे में कितना क्षेत्रफल आच्छादित करेगी? चलो अच्छा भाई, अच्छा बताओ, घंटे वाली सुई 1 से लेकर के 12 तक क्लॉक होती है, जैसे 12 हो गई, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, मतलब कितने? 12 घंटे होते हैं टोटल। और 1 घंटे में वो यहाँ पे आएगी 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। यानी कहने का मतलब ये है कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री। ये कह रहा है 2 घंटे में इसको घूमना है। 2 घंटे में इसको घूमना है, 2 घंटे में घूमना है, मतलब 6 से भाग कराएंगे, कितना डिग्री जाए घूमेगी? 60 डिग्री। तो चलो हम लगा लेते हैं, 2 घंटे में घूमेगी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो घूमेगी ना, ये 2 घंटे में घूमेगी, वो भी कितना? 60 डिग्री। ये वाला एरिया बताना है। तो एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60, कटा 6 बार में। पाई की वैल्यू पाई ही रखना है, आर का मान कितना, जो इसकी लंबाई होती है ये आर हो जाएगी। सॉरी। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 गुणा 6 बटा कितना? 6। 6 से 6 कटा, उत्तर कितना निकल के आ जाएगा? 6 पाई। राइट आंसर कितना हो गया हमारे पास? 6 पाई। तो 6 पाई इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए 12,300 में एक वस्तु खरीदता है, वह माल ढुलाई पर 200 खर्च करता है, वह वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, जो वस्तु को सी को 6% के लाभ पर बेचता है। फिर सी वस्तु को उसके खरीद मूल्य से 2915 रुपए अधिक अंकित करता है, तो इसके ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है। सी द्वारा अर्जित लाभ बताना है। हमें टोटल जो काम करना है वो सी पे काम करना है। ए का सीपी कितना हो जाएगा? 12,300 माल ढुलाई पर 200, यानी कि ए का जो सीपी तैयार हुआ 12,500 तैयार हुआ ए का सीपी।
ए से गया बी के पास 10% के लाभ पे 10 से 11 में, फिर बी ने सी को 6% के लाभ पे बेचा, मतलब 100 की चीज 106 पे बेच दी। ये वस्तु पहुंची सी का सीपी हुआ, सी का सीपी हुआ। ठीक, अब सी का एसपी कितना होगा वो चीज देखो। सी का एसपी कितना होगा, सी ने क्या किया, इतने में तो वस्तु खरीदी 12,500 और 11/10 गुणा 106/100 में वस्तु खरीदी। इसके बाद इससे मार्कअप कर दिया कितना ज्यादा, 2915 रुपए ज्यादा मार्कअप कर दिया। अब इसने मार्कअप किया है, मार्कअप करने के बाद 10% छूट दी, मतलब 10 पे 1 की छूट दे दी, यानी कितने में बेचा, 9। ये इसका एसपी है, ये इसका सीपी है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी। तो एसपी में से सीपी घटाओ। अगर मैं से इसमें से इसको हटा रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं सिर्फ, अगर देखोगे मैं अगर इसका गुणा अंदर करा लूंगा तो ये पूरी वैल्यू अगर मैं कॉमन ले लूं, 12,500 गुणा 11/10 गुणा 106/100 और गुणा इतना अगर मैं कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 9/10, ऊपर से बचेगा हमारे पास कितना, ऊपर से कितना बचेगा हमारे पास, एक, एक बचा। और ये कितना, ये तो सीपी सीपी से कॉमन आ गया हमारे पास, बचा कितना, ये प्लस का इसका बचेगा ना 2915, 2915 गुणेगा 9/10। समझ में आई? देखो जब इसमें से इसको घटाने चले तो इतना पोर्शन तो कॉमन आ रहा है, इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है, समझ रहे हो? अरे नहीं समझ रहे हो, समझना। ये मान लेते पूरा का पूरा के, तो ये हमारे पास के रहा। अगर आप इसको लिखोगे तो इसको ये तो लिखोगे 9k अपॉन का 10 प्लस का 2915 गुणे का 9/10। अब एस में से सीपी घटाना है तो क्या करोगे आप, 9k/10 और माइनस का प्लस का 2915 गुणे का 9/10 और माइनस का के, यही करोगे नहीं करोगे? अब बताओ इसमें से इसको घटाएंगे के को, कितना आएगा, माइनस का k/10 आएगा, k/10 प्लस का 2915 गुणे का 9/10। अब बताओ माइनस के की वैल्यू तो यही तो डालोगे, के का मान यही तो माना आपने, यही तो माना आपने, तो यही चीज तो मैं लिख रखा हूं, क्यों परेशान होते हो इतनी जल्दी? ठीक, अब चाहो तो आप के को अलग से सॉल्व कर लो। के को अलग से सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक, 5 से काटा 2 बार में, 5 से काटा 25 बार में, 2 से काट लेते इसको 53 बार में, कितना निकल के आएगा, के का मान कितना निकल के आएगा दोस्त मेरे, यार मेरे, देखो 25 का 11 करेंगे हमारे पास 250, 250 25 करेंगे 275, 275 गुणे का 53 करो, 275 5 या 15, 5 या 15 हो जाएगा, 7 3 का 21, 21 25 46, 46 से 47 कितना लगा हमारे पास, 4, फिर 3 2 का 6, 35 35 से 41 4 45 कितना लगा, 4 5 को 20 4 24, 24 575, तो ये निकल के आया 24 575, 24 575 बट्टे कितना, 10। इधर से कितना आ जाएगा, 9×5 = 4, 9 एकम 9, 9 4 13, एक लगा, 9 81 1 82, 9 81 1 82, 8 9 18, 18 कितना होता है, 18 26, 26 इतना आ जाएगा, बचे कितना, 10। अब इसको घटा लो इसमें, तो 0 बचा, 4 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। हाँ, फिर कितना बचा, 11 में से 5 जाएगा, फिर 6 बचा। नीचे लास्ट में 66 आएगा, 66 वाला ये जवाब दिख रहा है। ठीक, अब इधर देखते हैं हमारे पास फिर से कितना बचा, भैया कहाँ खो गया, 5 में से 7 बचा, फिर इसमें बचा हमारे पास 11 में से 5 गया 6 बचा, फिर 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 बचा, फिर हमारे पास 1 बचा, 1 बचा, और कहाँ से कुछ बच रहा है, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6 बचा, फिर इधर कितना बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा, फिर कितना बच रहा, सही तो कर रहा हूँ ना, 18 18 और 8 कितना होता है, 18 9 एकम 9, मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, वैसे लास्ट में तो 66 आ रहा है, बाकी मुझे नहीं पता यार क्या हो रहा है, रुक जाओ थोड़ा इसका सही करता हूँ फिर। 9×45, 9×45 हो जाएगा, 4 लगा, 9 एकम 9 4 13, एक लगा, 9 81 81 1 82, 8 लगा, 9 18 18 8 कितना हो जाएगा मेरे पास, 26, सही तो है। यहाँ पे 24 5 75 आया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास घटाया 0, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचा, फिर इधर कितना बचा हमारे पास, 11, 11 में से 5 गया 6 बचा, फिर 5 5 में से 4 गया 1 बचा, फिर 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, नीचे कितना है 10, तो उत्तर कितना आना चाहिए इसका, 166 आना चाहिए। 166 का है नहीं आ रहा, फिर कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, देख लो एक बार, चेक कर लो, चेक कर लो, मुझे लगता है फिर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, 275 गुणा 53, एक बार देखता हूँ यार, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है इसका। 275 गुणा 3 करेंगे, 5 या 15,
5 या 15 होगा, 7 3 का 21, 21 25 कितना होता है 46, 46 1 47 कितना लगा 4, 3 2 का 6, 35, 35 से 41, 41 लो भूल गए कितना हासिल लगा था 5 या 15 1 लगा 7 3 का 21। अब मेरे से नहीं हो पाई कैलकुलेशन, मुझे पता चल गया। एक बार मिस्टेक मेरे से होना जहर है मेरे लिए, पर मैं करूंगा थोड़ा सा। 5 या 15 1 लगा 7 3 का 21 25 25 21 46 1 47 4 लगा 3 2 का 6 35 35 से 41 41 4 45 4 लगा 5 2 का 10 4 14 ये 14 575 आएगा। वही मैं कर रहा हूँ, तब जाके ये 11 66 आएगा निकल के। ठीक, तब 11 66 निकल के आएगा। समझ रहे हो बात को? ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कराई थी, ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कराई थी, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे हम कर सकते हैं इस चीज को। आप इसको लिखना चाहो इसको लिख लो, नहीं तो आप के मान लो, के मान करके आप सॉल्व कर लो। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन को हमें ऐसे ही डील करना होता है। एक निश्चित राशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित की जाती है। ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो धनराशि बताओ। देखो अच्छा, 8 मासिक है, 12 महीने की रेट कितनी है हमारे पास 18%। ठीक, तो हमारे पास बताओ 8 महीने की रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास 18/12 गुणे का 8, 4 2 का 8 4 3 12 3 से कटेगा 6 12 मतलब 12%। 12% आई 8 महीने की। 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 4 महीने मतलब 8 4 12 12 4 16 महीने। 16 महीने में 8 8 महीने कितने पेयर बन जाएंगे 2 पेयर बन जाएंगे। 2 बार ब्याज सर्कुलेट होगा। अब 2 बार ब्याज सर्कुलेट होगा तो हम कह सकते हैं कि 2 बार ब्याज सर्कुलेट होने का मतलब चाहे 1 1 से कर लो या फिर सक्सेसिव निकाल दो 12 का। 12 का 2 साल सक्सेसिव कितना आ जाएगा 12 12 24 24.144 24 25.44 कितना आ जाएगा 25.44% सीआई आया। 25.44% की वैल्यू कितनी है 3816। हमें बताना है 100% का मान। 100% का मान बताना है 3816 बटे 25.44 और गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास 100। अब इसको काटना है, 2 जीरो लग जाएंगे हमारे पास इसमें। अब किससे काटूं, किससे काटूं, जीरो तो बहुत लग गया है। 4 से काटता हूँ, 4 6 का 24, 4 3 12, 4 6 का 24, 4 से काटा इसको 25 बार में। अरे इसको क्यों काटूं, 4 से इसको काट लूं, मेरे लिए आसानी हो जाएगी ना। चलो काट लिया इसको 25 2500। अब 636, 6 6 का 36, 6 बार में जाएगा, 6 3 का 18 18, 6 6 का 36, 3 6 3 18 3 के 6 से बार 6 बार में कट जाएगा। 25 6 का 150, 150 मिलाइए 2 जीरो है 15,000 राइट आंसर आएगा फिर इसका। कितना उत्तर आएगा तब इसका 15,000 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे एक क्वेश्चन है लिखा के का वह अधिकतम मान ज्ञात करो इसे 6 अंकों वाली संख्या के स्थान पर रखने पे 6 से भाज्य हो जाए। 2 4 3 1 2 के संख्या किससे भाज्य हो रही है 6 से। 6 का मतलब नंबर हमारे पास 3 और 2 से जाना चाहिए। 3 और 2 से जाने का मतलब लास्ट अंक या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8। के की जगह पे सिर्फ इतनी वैल्यू आ सकती है। ठीक, नंबर हमारे पास अब 3 से भी कटना चाहिए। 3 से कटने का मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 से देखो ये कट रहा है, 3 से देखो ये कट जाएगा, 4 2 6 भी कट जाएगी। नहीं, यहाँ जो नंबर आएगा वो 3 से कटने वाला आएगा। 3 से कटने वाला नंबर क्या होगा सिर्फ 6। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 पॉसिबल है। 6 पॉसिबल है, 6 के अलावा और कोई नंबर पॉसिबल यहाँ पे है ही नहीं। जो कि हमारे पास 6 डालोगे तभी नंबर 2 से कटेगा, तभी नंबर 3 से कटेगा, तब जाके नंबर हमारे पास 6 से कट पाएगा। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। जब देखो जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, हमसे ये बात पूछ रखा है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए यहाँ पे होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3xyz। ठीक, अब ये लिखा हुआ है हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ 2xyz तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस का जेड क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान कितना हो जाएगा 3xyz अपॉन 2xyz। xyz का उत्तर कितना आ जाएगा 3/2। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, एसएससी से लेकर रेलवे तक भर भर के पूछ लेता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है बात, आपको ध्यान देना है बात। आगे देखो, हमारे पास ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 18,750 में करने का ठेका लेते हैं। ए इस कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को उसके लिए कितने रुपए मिले। आपको पता है जो वेजेस बढ़ता है, मैंने 1000 बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया कि ये वर्क डन के अकॉर्डिंग बढ़ता है, इसको इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मत बांटना कमी। तो हमारे पास ए जो है वो 20 दिन में पूरा कर सकता है,
बी जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 8 दिन में। इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 20 30 इसका तो 100, इसका तो है 60 60, इसका कितना आ जाएगा? 120 120 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4, इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15 15। तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 6, बी की एफिशिएंसी आ गई 4, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। अब देखो इन्होंने 8 दिन तक समान समान काम किया होगा, तो वर्क डन क्या रहा होगा? इनका सेम रेशियो में रहा होगा जिस रेशियो में एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 6 4 5 है। अब वर्क डन अगर इनका निकालोगे 8 दिन में, तो सेम ही तो निकल के आ गया 6 5 4। तो 6 5 11 4 15। तो यहाँ पे हम इक्वेट करा लेंगे। लेकिन अगर ये बोलता ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 2 दिन काम किया, तो उनकी एफिशिएंसी जो उनका वर्क डन आता वो अलग अलग आता। तब 6 गुणा 7 ए का आता, और 3 गुणा 4 बी का आता, तब ऐसा होता। मतलब हमें जो लेना है वर्क डन लेना, हमें ऐसा देखना है। अच्छा बताओ, चलो मैं लिख ही देता हूँ। नहीं तो आप सोचोगे आपने तो एफिशिएंसी बराबर कर दिया। वर्क डन कितना होगा? ए जो है 6 के हिसाब से 8 दिन तक काम करेगा, बी जो है 4 के हिसाब से 8 दिन तक काम करेगा, सी जो है 5 के हिसाब से 8 दिन तक। क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर के 8 दिन काम कर रहे हैं। अब 8 से 8 से 8 कटेगा, वर्क डन 6 4 5 निकल गया। 6 4 5 मतलब 10 5 15। 15 यूनिट की वैल्यू 18,750 दिया हुआ है। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दो का 30, 15 पचे 75, 1250। तो हमसे कह रहा है सी को कितना भुगतान करना चाहिए? 5 यूनिट। 5 गुणा 1250 आ जाएगा सी का। सी का इतना निकल गया, 12 12 पंचे 60, और 25 25 12 62 65, अरे 62 50, 62 50 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वर्क डन के अकॉर्डिंग बांटना इसको। किसके अकॉर्डिंग बांटोगे? वर्क डन के अकॉर्डिंग बांटोगे। आगे चलते हैं हम। ये लिखा हुआ है नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों में 2001 से 6 के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। 2001 में बैच 2, 2001 में बैच 2 मतलब 144, 144। बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में बैच 5, 2005 में बैच 5 मतलब 90, 90 उम्मीदवारों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है? 9 से काट लो, 9 से काटा 16 9 का 144 होता है। 2 से काटो 8 बार में, 2 से काटो इसको 5 बार में, नहीं 5:8। कितना अधिक? 3। कितने पे? 5 पे। 3/5 कितना होता है? 60%। 3/5 कितना होता है? 60%। राइट आंसर आ जाएगा इसका। समझ आ रही बात मेरी? ये लिखा हुआ है इसकी माध्यिका ज्ञात करो, क्या होगा? बड़ा उल्टा सीधा डेटा लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा डेटा लिखा हुआ है। नंबर काउंट करो कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। n बराबर कितना है? 20। 20 मतलब कितना है हमारे पास? इवन नंबर। इवन नंबर फार्मूला क्या बताया मैंने? n/2 वाली टर्म ले लो, प्लस हमारे पास n/2 प्लस 1th वाली टर्म ले लो, बटे का हमारे पास 2, यानी कि ये आएगा n/2 यानी कि 10th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 होगा। ठीक, n/2 10 एक 11वीं टर्म, 11वीं टर्म बटे का 2। तो ये वाले हमारे पास टर्म होनी चाहिए। हमें 10 और 11 नंबर तक बस लिखने हैं, हम पूरा नहीं लिखेंगे। जैसे 20 हैं तो 20 तक नहीं, हम सिर्फ 10 और 11 तक लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले लो, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 0 आया, फिर क्या आया? 1 आया, एक और कोई, हाँ 1 2 बार है, 1 आया, फिर 2 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 2 2 2 2, फिर 3 भी है, 3 एक बार ही दिख रहा है, 3 एक बार ही, फिर 4 भी है, हाँ 4 भी है, 4 कितनी बार है? 4 भी एक बार है, फिर 5 5 एक 2 बार है, 5 5 5 हो गया, फिर 6 6 है, हाँ 6 है, कितनी बार है? 6 6 सिर्फ इतनी बार है, फिर 7 कितनी बार है? 7 एक बार है। देखते हैं 11 टर्म होगी। 3 3 6 3 9 2 11, ठीक 11 हो गई। हमें 10वीं और 11वीं का आधा लेना है। 10वीं और 11 11 10वीं और 11वीं का आधा कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 बटे का 2 मतलब 11/2। 11/2 कितना देगा? 5.5। तो 5.5 इसका उत्तर है। हम क्यों पूरा लिखे वाला? हमें तो सिर्फ यही पता है 10वीं और 11वीं में असेंडिंग ऑर्डर में जो आएंगी, तो मैंने वही लिख लिया, मैंने वही कर लिया। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी वस्तु का सूची मूल्य 5100 है, सूची मूल्य पर 32% छूट दी जाती है। नेट विक्रय मूल्य 1734 तक लाने के लिए ग्राहक को पहली दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने परसेंट की अतिरिक्त छूट? 5100 है, 32% छूट यानी 68% बिकी है। कोई दूसरी छूट, कोई फ्रैक्शन रहा होगा, इसके बाद 1734 में चीज गई।
17 से कटेगा 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 51 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 34 से कटेगा 2 बार में 68, 2 से काटो इसको कितनी बार है हमारे पास 50 बार में, 50 से कटेगा ये 2 बार में, तो कितना निकल गया फ्रैक्शन 1/2, 1/2 कितना होता है अपना 50%, यानी कि डिस्काउंट कितना रहा होगा? डिस्काउंट रहा होगा 2 पे 1 पे बेचा, 1 का डिस्काउंट 2 पे गुणा 100 कराओगे, कितना आ जाएगा निकल के 50%, 50% आ जाएगा। ठीक है, ये अपना रेलवे का प्रैक्टिस बैच है। यहाँ पे आपको टोटल 25 सेट जैसा मैंने कहा वैसा मैं प्रोवाइड कराऊंगा। रेलवे के हर एग्जाम के लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे आपको ये मिल जाएगा भाई, तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हो और आराम से अपनी रिवीजन अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ कर सकते हो। दोस्त मेरे, जैसे मैंने कहा 25 सेट, मैं 25 सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 2 सेट के बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल भी मैं सब कुछ करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। 10 तारीख तक मैं पूरी कोशिश करूंगा 2-2 सेट दे करके मैं कंप्लीट करा दूंगा। जब इतना टाइम कम मिला था, जब मैंने अपना ये बैच भी लॉन्च किया, तब भी अपने पास मात्र कितने दिन थे, शायद कुछ 20 एक दिन थे। तो 5 सेट मुझे जो कराने हैं जल्दी जल्दी से, वो 2-2 देने पड़ेंगे एक दिन में, तो 2 दे देंगे, क्या दिक्कत आती है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो आप अपनी रिवीजन करने के लिए तैयार रहो बस।